हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल इन बायोलॉजी। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, हमने एनिमल फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके लेक्चर नंबर थर्ड तक, मतलब यानी थर्ड लेक्चर तक हमने कवर कर लिया है। थर्ड लेक्चर में यानी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी जोन और कंडक्टिंग जोन के बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया था। आज है लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एल्विलाई, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, थोरैसिक केज, थोरैसिक कैविटी और कवरिंग ऑफ लंग्स। ये सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। और मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो सीरीज नहीं देखी है, तो प्लीज आकर के जरूर देखना। मैं उसका लिंक वीडियो के एंड में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन ऑन द बेसिस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे ताकि हम अच्छे से आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, चलिए। तो हमने देखा था जो कंडक्टिंग जोन होती है वो हमारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, यानी जो हमारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो अपर लिप के ऊपर हमारे नोज में दो जो छेद दिख रहे हैं, वहां से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल हमारे लंग्स के अंदर होते हैं। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग जोन हमारी प्रेजेंट होती है और ये लाइंड होती है। मतलब ये इसमें कौन से एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं? इसमें सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। सिंपल सीलिएटेड यानी सिंपल मतलब सिंगल लेयर की सेल्स होंगी। सीलिएटेड यानी इसमें सीलिया प्रेजेंट होगा। कॉलमनार यानी कॉलम शेप की सेल्स होंगी। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये सीलिया प्रेजेंट है इसमें और ये कॉलम शेप की सेल्स है। ठीक है, और ये सिंगल लेयर है। ठीक है, तो ये जो सेल्स होती है वो हमारी कंडक्टिंग जोन में पाई जाती हैं और इनमें गोबलेट सेल्स होते हैं। गोबलेट सेल्स क्या करते हैं? म्यूकस को सिक्रेट करते हैं हमारी कंडक्टिंग जोन में। म्यूकस क्या करता है? जो हमारी एयर में बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इस म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं और ये सीलिया मूव करते रहते हैं। सीलिया मूव करते हैं और इस बैक्टीरिया जो हमारे म्यूकस में ट्रैप है उसको लंग्स में जाने से रोकते हैं ताकि हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है, चलिए। और जो कंडक्टिंग जोन होती है हमारी, वहां से कोई गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं ये थिक होती हैं काफी। यहाँ से इजिली जो गैसेस होती है वो एक्सचेंज नहीं हो पाती है, तो यहाँ से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, रिस्पिरेटरी जोन को रिवाइज करते हैं। रेस्पिरेटरी जोन जो होता है हमारा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्वुलर सैक तक होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आएंगे इसमें, फिर एल्वुलर डक्ट आएंगी, फिर लास्ट में एल्वुलर सैक आएंगे। एल्वुलर सैक यानी कि सैक मतलब समझ रहे हैं, थैले लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई सारे जो बलून लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम एल्वुलाई बोलते हैं। तो एल्वुलर सैक में दो या दो से ज्यादा एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं और उससे मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं एल्वुलर सैक। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी जोन आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्वुलर सैक तक होता है और लाइंड होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से। लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पर गलती से सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू लिख दिया था, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर जो होती है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होती है। मतलब सिंपल यानी सिंगल लेयर की सेल्स होंगी, स्क्वामस मतलब पतली चपटी थिन फ्लैट सेल्स होती हैं। ठीक है, सिंपल स्क्वामस जो सेल्स होती हैं वो पतली होती हैं, एकदम चपटी फ्लैट सेल्स होती हैं। ठीक है, वो जो हमारे रेस्पिरेटरी जोन में प्रेजेंट होती है और यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजिली पॉसिबल होता है क्योंकि ये सेल्स काफी थिन और फ्लैट होती हैं, तो गैसेस इजिली एक्सचेंज हो जाती हैं ब्लड के साथ। चलिए चलिए इतनी बातें हो गई, इतना हमने रिवाइज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक से। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेली। एल्वेली का स्ट्रक्चर देखेंगे 1 मिनट। चलिए ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेली की बात करते हैं। ये आज का ये मतलब आज का ये हमारा नया टॉपिक है इस लेक्चर का। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मैंने बनाया हुआ है, ये जो है एल्वेली है। ठीक है, एल्वेली है, एल्वेलाई। तो जो एल्वेलाई है हमारी वो लाइन होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि ये है एल्वेलम। ठीक है, तो ये जो होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से लाइन होती है। ठीक है, अब जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं स्टूडेंट्स, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, वो सेल्स की नहीं बनी होती है। उसमें फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो
जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती है। ये एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया है, ये है इसकी एल्वेली की बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से एल्वेली बने होते हैं और ये इसके नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलिए, ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं। ये जो है आपकी, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, ये है आपकी ब्लड कैपिलरी, या इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, तो लंग्स के लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, तो इसे हम पल्मोनरी कैपिलरी भी कहते हैं। तो ये है आपकी, देख सकते हैं, ब्लड कैपिलरी, ये आपकी ब्लड कैपिलरी है। तो ये जो ब्लड कैपिलरी है, ये भी आपकी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। तो जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है आपकी ब्लड कैपिलरी में, उसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। इतना याद रखो कि एंडोथीलियम बोलते हैं। तो जो अभी बताया मैंने कि जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती है, तो इस ब्लड कैपिलरी के अराउंड भी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। तो ये जो नेक्स्ट मैंने व्हाइट कलर से ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये वाला, तो ये भी क्या है, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन ही है, ये ब्लड कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैंने अलग अलग, मतलब उसके बीच में स्पेस नहीं होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा है, ताकि थोड़ा सा पता चल सके कि कौन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी है, किसके लिए मैंने बनाया है, ठीक है। चलिए, तो इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। ये जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाया है, एल्वेली है, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। और उसके नीचे ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, तो लिख दिया है। अब ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है। और जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरी में, उसके लिए हम एंडोथीलियम वर्ड यूज करते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। और ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही रहेंगे, रेस्ट करेंगे। तो इस ये मैंने इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो जो आपको एल्वेली दिख रही है ऑरेंज कलर से, यहाँ पर मैंने देखिए ग्रीन ग्रीन कलर से कुछ यहाँ पर क्यूब शेप के सेल्स बनाए हैं। ये क्यूब शेप के सेल्स आपको दिख रहे हैं, क्यूब शेप का ये जो सेल्स हैं, ये है आपकी टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, जो एल्वेली में प्रेजेंट होती हैं। बीच बीच में जो सिंपल स्क्वामस सेल्स के बीच बीच में जो ग्रीन कलर की सेल्स आपको दिख रही है, ये प्रेजेंट होती है, इसे हम बोलते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स। तो हम लिख सकते हैं, 1 मिनट, तो हम लिख सकते हैं, ये है आपकी टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स। ये जो है आपकी, वो है टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स है, ठीक है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है। ये क्या करती हैं, ये एक फॉस्फोलिपिड बनाती हैं, हमारे एल्वेलाई में ये फॉस्फोलिपिड बनाती हैं, सेक्रेट करती हैं, जिसे हम बोलते हैं लेसिथिन। तो लिख सकते हैं हम, ये एक फॉस्फोलिपिड बनाती हैं, फॉस्फोलिपिड, जिसको हम बोलते हैं लेसिथिन, ये है लेसिथिन। ये फॉस्फोलिपिड लेसिथिन करता क्या है, ये फॉस्फोलिपिड लेसिथिन सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, एक्ट एज सर्फेक्टेंट। ये क्या करता है स्टूडेंट, ये एल्वेलाई के अंदर सरफेस टेंशन कम करने का काम करता है। क्या करता है ये, सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, एल्वेलाई के अंदर सर्फेक्टेंट जो है वो सरफेस टेंशन कम करने का काम करता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे जो एल्वेलाई है, इसमें जो ये लेसिथिन प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड, ये हमारे एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, मतलब सिकुड़ने से बचाता है। जब हम एयर को एक्सपायर करते हैं अपने लंग्स, मतलब अपने लंग्स से जब हम हवा बाहर निकालते हैं एटमॉस्फेयर में, हमारे लंग्स कहीं सिकुड़ के चपक ना जाए, इसलिए ये जो फॉस्फोलिपिड होता है लेसिथिन, ये एल्वेलाई को चिपकने से, कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। चलो, समझ में आ गया इतना, आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज कलर की ये जो दिख रही है, इसमें ये है आपकी टाइप 1 न्यूमोसाइट, ये आपकी टाइप 1 न्यूमोसाइट है, ठीक है। टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल है, ठीक है। ये क्या करती है, ये गैसेस के एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है। ये आपकी जो होती है, ये आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ये जो नॉर्मल जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स जिसे बनी होती है आपकी एल्वेलाई, ये होती है टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स, ठीक है। ये आपके गैसेस के एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती हैं।
तो ये होती है आपकी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, जो होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होती है, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये पार्टिसिपेट करती है किसमें, ये आपकी गैसेस के एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है। तो हम कहाँ पर लिख दें, बोला है यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये होती है एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ से पॉसिबल होता है, ठीक है। ये आपके गैसेस के एक्सचेंज में पॉसिबल, मतलब गैसेस के एक्सचेंज में, गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो ब्लड कैपिलरी आपको दिख रही है, यहाँ से आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से आपका आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से जो आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है स्टूडेंट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो CO2 होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत कम प्रेजेंट होती है। जो CO2 की कंसेंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन होती है वो कम होती है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस कैपिलरी में आया, और हमने मान लीजिए इंस्पायरेशन किया, मतलब हवा अपने लंग्स में अंदर भरी, मतलब हमने सांस ली, तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन हमारे एयर में तो ऑक्सीजन होगी ना, हम इंस्पायरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आएगी, तो और एल्वेली में क्या होगा, आपको ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ठीक है, और CO2 कम होगा, ठीक है, CO2 कम होगा। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आई, अब यहाँ से क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। गैसेस कहाँ से कहाँ मूव करती है, अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है, अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसमें CO2 की कंसेंट्रेशन लो है, ऑक्सीजन CO2 कंसेंट्रेशन हाई है, और ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ऑक्सीजन एल्विलाई से ब्लड कैपिलरी की मुंह तरफ मूव करेगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन एल्विलाई में ज्यादा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है। तो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से यहाँ डिफ्यूज कर जाएगी, और जो CO2 होगी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और एल्विलाई में कम है, तो CO2 क्या करेगी, इस एल्विलाई में मूव कर जाएगी, मतलब उस तरफ एल्विलाई की तरफ डिफ्यूज कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो ब्लड हमारा, अब हमारा ब्लड कैसा हो गया, ब्लड हमारा ऑक्सीजन से भर गया, यानी हमारा जो ब्लड है अब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, और CO2 की कंसेंट्रेशन जो है वो लो हो गई। तो अब ये जो ब्लड यहाँ से पास होगा वो कैसा होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी टिश्यूज के पास जाएगा, मतलब ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। अब ये ब्लड, हमारे ब्लड में क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, आरबीसी क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को लेकर के हमारे टिश्यूज तक जाएंगे, फिर वहां से गैसेस का एक्सचेंज होगा टिश्यू और ब्लड के बीच में, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था आगे आगे पहले चैप्टर, मतलब पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो अभी इतना याद रखो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वहां से गैसेस का एक्सचेंज हुआ और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो गई। और ये जो एल्विलाई है इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, ठीक है। इसमें होती है आपकी एल्विलर, ये जो क्या बोलते हैं, जो एल्विलाई है इसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होती हैं, और इसमें टू टाइप्स की सेल्स होती है, होती है टाइप 1 लिम्फोसाइट सेल्स जो फॉस्फोलिपिड लेसिथिन बनाती है, जो सर्फेक्टेंट की तरह काम करती है, एल्विलाई को कोलैप्स होने से बचाती है। और जो दूसरी होती है वो होती है टाइप 1 लिम्फोसाइट सेल्स, ये होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो गैसेस के एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और ये जो ब्लड कैपिलरी और एल्विलर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन यानी जहां से गैसेस का डिफ्यूजन होता है उसकी बात करते हैं। तो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो थ्री टाइप्स की, सॉरी, तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, तीन चीजों से मिलकर के बना होगा, यहाँ पर आपको देखना है, 1 मिनट बताती हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर,
तो ये जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये जो है, ये ये जो दिख रहा है आपको, मैंने जहाँ पर ये पिंक कलर से बनाया है, तो यहाँ पे बनती है हमारी, इससे बनती है इन तीन चीजों के मिलने से हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तीन चीजें कौन कौन सी है उसमें? हमारी जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, जिसे हम बोल रहे हैं टाइप 1 लिम्फोसाइट सेल्स, इनके मिलने से बनती है। ये जो ऑरेंज कलर की प्रेजेंट है, अब उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एल्वेलाई की भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और आपकी ब्लड कैपिलरी की भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी। और क्या आ जाएगा? जो ब्लड कैपिलरी है वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी, जिसे हम बोल रहे हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं, इनके मिलने से बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म होता है। तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट, ठीक है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में पहला स्ट्रक्चर कौन सा आ जाएगा आपका? टाइप 1, टाइप 1 लिम्फोसाइट, टाइप 1 लिम्फोसाइट आ जाएंगी, जिसे हम बोल रहे हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। ये टाइप 1 लिम्फोसाइट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। सेकेंड है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब थर्ड है आपका एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं, इनके मिलने से क्या बन रहा है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बन रहा है, जहां से आपका गैसेस का एक्सचेंज होगा ब्लड के साथ। चलिए ये देखिए, फिर से देख लेते हैं। ये जो दिख रही है आपको ऑरेंज कलर की सेल्स, ये भी देखिए मैंने लिखा हुआ है टाइप 1 लिम्फोसाइट सेल्स है, ठीक है। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी, मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं ये, ठीक है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है व्हाइट कलर की, और ये जो रेड कलर की है वो है आपकी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल से ये भी बनी होगी आपकी ब्लड कैपिलरी, इसे हम बोल रहे हैं एंडोथेलियम। चलिए, तो ये जो है तीन मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ डेटा दिया हुआ है। जो एल्विलाई होते हैं वो हमारे टोटल 300 मिलियन होते हैं इन बोथ लंग्स, मतलब दोनों लंग्स में इनको मिला करके हमारे पास टोटल 300 मिलियन एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं। दोनों लंग्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो एल्विलाई होते हैं वो टोटल 300 मिलियन होते हैं हमारे बोथ लंग्स, मतलब दोनों लंग्स में मिला करके। जो एल्विलाई होती है वो यूनिट होती है लंग्स की, ठीक है। बहुत ढेर सारी एल्विलाई हमारी लंग्स में प्रेजेंट होती है, और जो एल्विलाई होती है वो लंग्स की यूनिट होती है, इसको भी याद रखना। अब थर्ड है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अभी हमने पढ़ा कि जो थ्री स्ट्रक्चर से मिलकर के बन रहा है, जिसमें हमारा टाइप 1 लिम्फोसाइट सेल्स हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरी है। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर्स है, इसकी जो थिकनेस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। इसकी जो थिकनेस होती है वो लेस देन 1 mm होती है, मतलब 1 mm से भी कम इसकी थिकनेस होगी, ठीक है। मतलब जो इसकी थिकनेस होगी वो लेस देन 1 mm होगी, अराउंड 0.2 mm, ठीक है। 0.2 mm याद रखना कि 0.2 mm इसकी थिकनेस होती है, और लेस देन 1 mm रहती है, ठीक है। जितनी पतली मेम्ब्रेन होगी उतनी अच्छे से डिफ्यूजन हो पाएगा। चलिए याद रखिए इतना। आगे बढ़ेंगे। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अफेक्टेड बाय, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब, रेट मतलब समझ रहे हो, रेट मतलब स्पीड। डिफ्यूजन की जो स्पीड होती है गैसेस की, वो कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं? पहला है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो हमें पता है कि जो थिकनेस होती है मेम्ब्रेन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन ज्यादा थिक होगी तो गैसेस का डिफ्यूजन इजिली हो नहीं पाएगा, ठीक है। आप खुद ही कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि अगर कोई मेम्ब्रेन बहुत मोटी है, वहां से कैसे डिफ्यूजन पॉसिबल हो पाएगा इजिली, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन पतली होगी, मतलब जितनी मेम्ब्रेन पतली होती है वहां से इजिली कोई भी चीज पास हो सकती है, मतलब इजिली जो है डिफ्यूजन हो पाएगा गैसेस का, ठीक है, पॉसिबल हो पाएगा डिफ्यूजन गैसेस का, इजिली पॉसिबल हो जाएगा जितनी मेम्ब्रेन पतली होगी, थिन होगी, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो जो डिफ्यूजन होगा, वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थिकनेस के, ठीक है। थिकनेस जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन उतना कम होगा।
जितनी ज्यादा थिकनेस होगी मेम्ब्रेन की उतना कम डिफ्यूजन मतलब हो पाएगा गैसेस का, ठीक है। चलिए इतनी चीजें समझ में आ गई। अब सेकंड बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। हमें पता है कि जो गैसेस होती हैं वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, यानी कि पार्शियल प्रेशर को ऐसे समझ सकते हो कंसंट्रेशन, ठीक है। गैस अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। देखो मान लो हम कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ये हमारा रूम है मान लो, ठीक है। तो अगर हम कोई स्प्रे करते हैं, मतलब हम कोई परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो गैस तो क्या करते हैं पूरी रूम में वो खुशबू बहुत तेजी से फैल जाती है। तो डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन मैंने स्प्रे किया और तुरंत ही गैस पूरे रूम में फैल गई। तो जो गैस होती है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर की से मतलब लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है, इतना पता है। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा, जब ज्यादा डिफरेंस होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के तो गैस इजिली अच्छे से डिफ्यूज कर पाएंगे, ठीक है। डिफरेंस जितना ज्यादा होगा गैसेस की पार्शियल प्रेशर में उतना ज्यादा डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक मिनट, एक मिनट रुको बता। मान लेते हैं ये है आपकी एल्विलाई, ठीक है। ये मान लो आपकी एल्विलाई है। एल्विलाई में जो ऑक्सीजन है आपकी उसकी पार्शियल प्रेशर 104 mmHg है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है उसमें 104 mmHg आपकी पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन की, ठीक है। पार्शियल प्रेशर को हम mmHg से मतलब डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो इसके अराउंड ब्लड कैपिलरी है, ये मान लो ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन है वो है मान लो 40 mmHg, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन 40 mmHg है, और जो ऑक्सीजन है उसमें सॉरी जो एल्विलाई है वहां पर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन 104 मतलब 104 mmHg। तो यहाँ पर देखो कितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, एल्विलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में। तो गैस क्या करेगी, जल्दी से इजिली डिफ्यूज हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस एल्विलाई से जल्दी से डिफ्यूज होकर के ब्लड कैपिलरी में आ जाएगी, उतनी तेजी से उसका मतलब डिफ्यूजन होगा। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस में उतनी तेजी से डिफ्यूजन हो पाएगा, ठीक है। तो मेरा आपको यही समझाने का वो था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के, ठीक है। पार्शियल प्रेशर गैस जितना ज्यादा होगा डिफ्यूजन ऑफ गैस उतना फास्ट होगा। तो, तो जो होगा आपका डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर। थर्ड है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। तीसरा फैक्टर है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करें तो जो गैस है अगर ज्यादा सॉल्युबल होगी हमारे ब्लड में तो वो इजिली क्या करेगी, जल्दी से डिफ्यूज होगी। जितनी ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में या ब्लड में उतना ज्यादा गैस क्या करेगी, इजिली डिफ्यूज करेगी, ठीक है। उतना ज्यादा इजिली गैस का डिफ्यूजन हो पाएगा, ठीक है। एक कॉमन सेंस हमें खुद ही सोचना चाहिए कि जब कोई चीज ज्यादा सॉल्युबल होती है किसी चीज में तो वो ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज करती है कि नहीं। तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे भी डायरेक्टली डिफ्यूजन डिपेंड करता है। डिफ्यूजन जो होगा आपका डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी ब्लड में गैस की तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। पार्शियल प्रेशर गैस मतलब पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा। डिफ्यूजन और थिकनेस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब थिकनेस जो होती है वो इनवर्स रिलेशन दिखाती है, थिकनेस ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये डेटा है सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। ये चीजें याद रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज्यादा सॉल्युबल होती है ऑक्सीजन से, कितनी टाइम्स, 20 to 25 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल होती है, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कुछ चीजें ना समझ में आई होगी तो प्लीज जरूर बताना, मैं आपको फिर से बता दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कवरिंग ऑफ लंग्स की। लंग्स की कवरिंग की बात करें तो हम पहले अपने लंग्स को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए
तो मान लो ये है हमारी ट्रैकिया, ये है हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई, ये है हमारे लंग्स, हमारे लंग्स। एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो ये जो है हमने लंग्स का फोटो जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो जो लंग्स होते हैं हमारे, उसकी कवरिंग की बात करते हैं। तो लंग्स में की जो कवरिंग होती है स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। उसे हम प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। लंग्स जो होते हैं हमारे कवर्ड होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन से। तो जो आपको ये दो लेयर्स आपको दिख रही है लंग्स में, ये है आपकी इनर लेयर, ये है आपकी इनर लेयर, और ये जो दिख रही है आपको ये है आउटर लेयर। प्लूरल मेम्ब्रेन की जो इनर लेयर आपको दिख रही है, इसे हम बोलते हैं आपकी विसरल प्लूरा, इसे बोलते हैं हम विसरल प्लूरा। और जो आउटर लेयर दिख रही है वो उसे बोलते हैं हम पराइटल प्लूरा। ऐसे याद रखते हो, ऐसे याद रख सकते हो। पराइटल प्लूरा मतलब वो पराई है, मतलब पराई मतलब बाहर की है, तो वो जो आउटर लेयर होगी उसे हम पराइटल बोलेंगे, मतलब आउटर जो होगा वो पराई होगी, पराइटल होगी, ठीक है। ऐसे याद रखो। और जो अंदर की होगी वो होगी विसरल, विसरल प्लूरा, ठीक है। अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है आपकी, इसके बीच में आपकी प्लूरल कैविटी पाई जाती है। इनके बीच में जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, इसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स, वो उसकी जो इनर लेयर होती है उसे विसरल प्लूरा बोलेंगे, आउटर लेयर पैराइटल प्लूरा बोलेंगे। और इन लेयर्स के बीच में, इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में प्लूरल कैविटी पाई जाती है, और इस प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होगा प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है स्टूडेंट्स? प्लूरल फ्लूइड क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कम करता है। प्लूरल फ्लूइड लंग सरफेस पे फ्रिक्शन को कम करता है, ताकि जो पैराइटल प्लूरा है यानी आउटर लेयर, इजिली इनर लेयर यानी विसरल प्लूरा पे आसानी से मूव कर सके, ठीक है। फ्रिक्शन को कम करता है ताकि घर्षण ना हो, मतलब फ्रिक्शन यानी घर्षण, घर्षण को कम करता है। तो जो क्या होता है, पैराइटल प्लूरा होती है वो विसरल प्लूरा पे आसानी से मूव कर सकती है। ये प्लूरल फ्लूइड और जो होता है फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। और ये जो आपको, ये हमारा जो है, ये मैंने लेफ्ट लंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। लेफ्ट लंग है ये, मान लो हमारी लेफ्ट लंग है, ठीक है। तो लेफ्ट लंग में हमारी ये जो आपको डिप्रेशन एक देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इधर देखो ये ऐसे गड्ढा टाइप का आप मैंने बनाया है, गड्ढा गड्ढे तरीके का, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आपका कार्डियक नॉच, ये है आपका कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है, वो हमारे लेफ्ट लंग, जो हमारी लेफ्ट लंग होती है उसकी तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है, मतलब टिल्टेड अंदर की तरफ टिल्टेड होता है, ठीक है। तो लंग्स में हमारे एक डिप्रेशन, मतलब एक जगह बन जाती है जहां पर हमारे हार्ट होते हैं, ठीक है। हार्ट की वजह से, हार्ट के रहने की वजह से, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच प्रोवाइड स्पेस फॉर हार्ट। कार्डियक नॉच क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है हार्ट के लिए, मतलब यहाँ पर हमारा जो है, ये हमारा यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, ये हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा है कार्डियक नॉच, ये जगह है। चलो इसको ना ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारी विसरल प्लूरा है, जो हमारी विसरल प्लूरा होती है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, विसरल प्लूरा यानी मतलब इनर लेयर लंग्स की। तो ये डायरेक्टली लंग से अटैच होती है, तो हम लिख सकते हैं अटैच, अटैच टू लंग्स। और जो पैराइटल प्लूरा होती है स्टूडेंट्स, वो आपकी थोरैसिक लाइनिंग, या आप कह सकते हैं थोरैसिक चैम्बर से अटैच होती है, अटैच टू
अटैच टू थोरैसिक कैविटी आप लिख सकते हो, अटैच टू थोरैसिक कैविटी, जो थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चैम्बर भी हम उसे बोलते हैं, ठीक है, उससे डायरेक्टली जो पैराइटल फ्लोरा होती है, बाहर वाली लंग्स की लेयर होती है, वो डायरेक्टली अटैच्ड होती है, ठीक है, इतना याद रखो। अब देखते हैं कैविटी प्रेजेंट बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन वॉल, तो उसे बोलेंगे हम प्लूरल कैविटी। जो कैविटी प्रेजेंट होगी प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, उसे हम बोलेंगे प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। और जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा इस कैविटी के बीच में, उसे हम बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा, प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, मतलब ये जो लेयर है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, इन दोनों को सेपरेट होने से बचाता है, मतलब इन दोनों को अलग नहीं होने देता है, एक दूसरे को चिपका करके रखता है, मतलब स्टिक करके रखता है, ठीक है। और इनके बीच में जो फ्रिक्शन है, उसको भी कम करता है, ताकि जो पैराइटल प्लूरा है वो इजिली विसरल प्लूरा पे मूव कर सके, ठीक है। तो प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट सेपरेशन, सेपरेट होने से बचाता है प्लूरल मेम्ब्रेन को। और प्लूरल फ्लूइड जो होता है फ्रिक्शन को कम करता है, सो दैट पैराइटल प्लूरा कैन इजिली मूव ओवर विसरल प्लूरा, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन इन प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्लूराइटिस। आइटिस वर्ड मतलब, आइटिस वर्ड हम इन्फ्लेमेशन के लिए यूज करते हैं। अगर प्लूरल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलता है, तो उसे हम प्लूराइटिस बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो एनसीईआरटी में डायग्राम देख रखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी ट्रैकिया दिख रही है, ठीक है। ट्रैकिया हमारी एक्सटेंड करती है मिड थोरैसिक कैविटी तक, ठीक है। ये हमारी मिड थोरैसिक कैविटी है, बीच में जो थोरैसिक कैविटी ये हमारी पूरी है, इसके बीच में मतलब बीच में आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो ये ट्रैकिया प्रेजेंट है, इसमें शी शेप की आपको देखिए कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिल रही है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो दिख रही है आपको, ये शी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रैकिया में प्रेजेंट है, और ये 16 to 20 रिंग्स होती हैं, ठीक है, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। इसके ऊपर आपको दिख रहा है ये लैरिंग्स प्रेजेंट है, ये लैरिंग्स प्रेजेंट है, ये लैरिंग्स जो है हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से हमारी आवाज निकलती है, ठीक है, जहाँ से साउंड निकलती है। अब इस लैरिंग्स के ऊपर ये देखो एक फ्लैप फ्लैप आपको देखने को मिल रहा है। एक मिनट, ये ब्लैक कलर से ले लेते हैं। ये देखो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये देखो ये ये क्या है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, जो ग्लॉटिस को कवर करता है ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड, ठीक है। तो ये है एपिग्लॉटिस। चलिए, अब ये जो ट्रैकिया है आपकी, ये लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए हम ब्रोंकस वर्ड यूज करते हैं, तो सिंगल के लिए ब्रोंकस ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों के लिए मतलब प्लूरल के लिए हम ब्रोंकाई वर्ड यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए हम ब्रोंकस वर्ड यूज करते हैं। चलिए, तो ये ब्रोंकस है। अब ये आगे देखते हैं, ये जो लंग्स की कवरिंग आपको दिख रही है येलो कलर से, ये है आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जो अंदर वाली लेयर है वो है आपकी विसरल प्लूरा, जो बाहर वाली है वो आपकी पैराइटल प्लूरा है, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे आपको बलून लाइक मतलब स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं फूले फूले से, वो है आपके एल्वेलाई, ठीक है, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। और जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड होगा, तो ये प्लूरल फ्लूइड दिखा रखा है, ठीक है। और जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई के ऊपर ये ब्रोंक्यूल दिखा रखे हैं, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल है। अब ये जो नीचे की साइड पे लोअर साइड पे आपको ये डायफ्राम दिखा रखा है। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो आपके थोरैसिक चैम्बर का पार्ट होता है, ठीक है। तो अभी थोरैसिक चैम्बर आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, इसको अच्छे से आप देख लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं थोरैसिक केज की। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यस, अब थोरैसिक केज की बात करते हैं। जो थोरैसिक केज होता है हमारा स्टूडेंट्स, वो एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, मतलब बोनी स्ट्रक्चर यानी केवल ये बोन्स का बना होता है, मतलब हड्डियों से बना एक पिंजड़े लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पिंजड़ा होता है बोन्स का, ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर होता है इसमें। और किससे बना होता है, वेंट्रली, डॉर्सली, लेटरली, ठीक है। देखते हैं, तो जो वेंट्रल साइड पे होता है, वेंट्रल यानी कि हमारी पहले जो साइड आप देख लो, जो आगे की साइड होती है वेंट्रल, ये होती है सामने की जो साइड होती है, इसे हम बोलते हैं वेंट्रल, ठीक है। ये जो सामने की हमारी साइड है, ये हो गई वेंट्रल, और जो जस्ट उसके पीछे की साइड होती है वो होती है डॉर्सल। तो वेंट्रल साइड ये हो गई सामने की, और पीछे हो गई डॉर्सल, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं लेटरल साइड की। जो हमारे बगल की जो साइड होती है, बगल की जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं लेटरल साइड, ठीक है। जो बगल की साइड हो गई वो लेटरल साइड हो गई।
ठीक है। तो वेंट्रल सामने, डॉर्सल पीछे, जो बगल की हो गई वो लेटरल साइड हो गई, ठीक है। और जो एंटीरियर होती है मतलब ऊपर की साइड, ये जो साइड हो गई एंटीरियर हो गई मतलब ऊपर की साइड हो गई। और जो नीचे की साइड होती है वो होती है पोस्टीरियर, एंटीरियर ऊपर पोस्टीरियर नीचे, ठीक है। तो साइड्स आपको पता चल गई, तो अब आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो बोनी स्ट्रक्चर है, जो थोरैसिक केज है हमारा, वो बोनी स्ट्रक्चर होता है, मतलब बोन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो ये जो वेंट्रली लिखा हुआ है, वेंट्रली यानी सामने की साइड पे, सामने की साइड पे हमारा जो होता है स्टर्नम प्रेजेंट होता है, स्टर्नम, स्टर्नम रुक जाइए, ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो आपको एक मिनट, ये जो ये जो दिख रही है ना आपको, ये देखो सामने ये जो बोन दिख रही है, ये है आपकी स्टर्नम, ये आपकी लॉन्ग फ्लैट बोन होती है जो आपके सामने साइड में प्रेजेंट होती है थोरैसिक केज में, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट्रली क्या होगी, वेंट्रली आपका स्टर्नम प्रेजेंट होगा। चलिए, तो वेंट्रली आपका क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, स्टर्नम प्रेजेंट होगा। और डॉर्सली यानी कि पीछे की साइड पे, पीछे की साइड पे हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पीछे की साइड पे हमारे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। पीछे की साइड पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो पीछे की साइड पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। ये देखो, ये पीछे की साइड पे, ये देखो देखने को मिल रहा है ना, ये पीछे की साइड पे आपका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम होगा। जो लेटरली मतलब बगल की साइड पे आपके क्या होंगे, ये बगल की साइड पे देखो, ये रिब्स प्रेजेंट है कि नहीं, ये बगल की साइड पे देखो, ये आपके रिब्स प्रेजेंट है, ठीक है। बगल की साइड पे आपके रिब्स प्रेजेंट है, तो लेटरली आपके क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, रिब्स प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो और एंटीरियरली या अपर साइड पे देखो, मतलब ऊपर की साइड पे आपको ये ऐसे आपको ये बोन दिख रही होगी, आपको ये देखो, ये एक बोन दिख रही है, ये ऐसे, ये एक बोन है ना, ये होती है हमारी कॉलर बोन, जिसे हम बोलते हैं क्लैविकल। कॉलर बोन क्लैविकल जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे एंटीरियर साइड पे रिब केज में प्रेजेंट होती है। तो ये आप लिख सकते हो, एक मिनट। तो एंटीरियरली या अपर साइड पे प्रेजेंट होगी आपकी क्लैविकल, जिसे हम बोलते हैं कॉलर बोन, जिसे हम बोलते हैं कॉलर बोन। ये हमें कभी कभी यहाँ पर दिखती भी है, ऐसे हड्डियां दिखती हैं, तो ये होती है हमारी क्लैविकल कॉलर बोन, एंटीरियर ऊपर की साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, जो थोरैसिक केज है, वेंट्रली तो हमने देख लिया, स्टर्नम प्रेजेंट है। और स्टर्नम के साथ साथ देखो, स्टर्नम के साथ साथ यहाँ पर देखो, स्टर्नम से रिब्स भी तो सामने की साइड पे अटैच है, स्टर्नम से सामने के साइड पे रिब्स भी अटैच हैं, तो हम लिख सकते हैं कि वेंट्रली स्टर्नम तो प्रेजेंट होते ही हैं, उसके साथ साथ हमारे रिब्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डोर्सल साइड पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। पीछे के साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम से भी जा करके हमारे रिब्स पीछे की तरफ अटैच होते हैं, तो डोर्सली भी क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ रिब्स अटैच होते हैं। अब लेटरल साइड पे देखो, लेटरल साइड पे केवल रिब्स प्रेजेंट है और कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, केवल केवल रिब्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लेटरली आपका केवल रिब्स हो जाएगा, और एंटीरियरली जो अपर साइड पे देखो, केवल ये क्लैविकल बोन दिख रही है आपको, ठीक है। ये क्लैविकल बोन है, कॉलर बोन, तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट देखिए, कैविटी इनसाइड थोरैसिक केज इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी या चैम्बर, ठीक है। तो ये जो थोरैसिक केज है हमारा, ये जो पिंजड़ा बना है हड्डियों का, इसके अंदर की जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चैम्बर। मान लेते हैं थोरैसिक केज जो है, मान लो एक ये बॉक्स है, ठीक है, इसे एक एज अ बॉक्स मान लो, बॉक्स है, खाली बॉक्स मान लो, ठीक है, खाली बॉक्स है। अभी जो बॉक्स के अंदर मान लो कैविटी जो जितनी भी प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे थोरैसिक कैविटी या चैम्बर, ठीक है। तो वो होती है थोरैसिक कैविटी या चैम्बर, और ये जो बॉक्स हो गया हमारा, वो हो गया थोरैसिक केज, इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। और जो हमारी थोरैसिक कैविटी, जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है या थोरैसिक चैम्बर जो होता है, उसमें हमारे लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होते हैं, हमारे लंग्स और हार्ट उस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, कैविटी इनसाइड थोरैसिक केज इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी या चैम्बर। इनसाइड थोरैसिक कैविटी इज प्रेजेंट अवर बोथ लंग्स एंड हार्ट, हमारी थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारे लंग्स भी होते हैं और हमारे हार्ट भी प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, यस।
तो अब बात करते हैं थोरेसिक कैविटी या चैम्बर की। तो अभी हमने देखा कि जो थोरेसिक केज के अंदर की जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं थोरेसिक केज, सॉरी थोरेसिक कैविटी या चैम्बर, ठीक है। तो जो लंग्स होते हैं, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विच इज एनाटोमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। एयर टाइट चैम्बर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये एक सील चैम्बर होता है। सील्ड मतलब एकदम पैक्ड चैम्बर होता है। यहाँ से ना जो एयर होती है ना वो एंटर कर सकती है और ना ही एग्जिट कर सकती है, ठीक है। इसमें कोई छेद वगैरह नहीं प्रेजेंट होते हैं। अगर मान लो उस कैविटी या चैम्बर में छेद प्रेजेंट होगा तो हमारी जो थोरेसिक चैम्बर है उसमें प्रेशर ग्रेडियंट नहीं क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। प्रेशर कहीं से भी हवा घुसेगी और कहीं से भी हवा निकलेगी, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या क्रिएट हो पाएगा। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट जब नहीं क्रिएट हो पाएगा तो हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब हम ब्रीदिंग हमारी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो प्रेशर ग्रेडियंट जब हमारा मेंटेन होता है तभी हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। मतलब हमारी जो लंग्स के अंदर का अगर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से ही तो हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। अगर ये एयर टाइट चैम्बर नहीं होगा तो हमारी ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर ये सील्ड चैम्बर नहीं होगा तो हमारी ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कहीं से भी कहीं से भी अगर एयर लीक कर जाएगी तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है, मतलब कि इसमें कोई भी लीकेज नहीं होता है एयर का, एकदम सील्ड चैम्बर होता है, ठीक है। चलो, तो द थोरेसिक चैम्बर इज फाउंड बाय, अब बताना आपको, सॉरी मैं बताती हूँ। द थोरेसिक चैम्बर इज फाउंड बाय, जो थोरेसिक चैम्बर आपका बनता है डोर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट होगा, डोर्सल साइड पे आपका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। पीछे के साइड पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा और जो वेंट्रल साइड है, हमने अभी बताया था कि जो सामने की साइड होती है आगे की, वहां पर क्या होंगे आपके स्टर्नम प्रेजेंट होती है, स्टर्नम होगी। और जो लेटरल साइड होगी, बगल की साइड, उसमें रिब्स प्रेजेंट होंगे। और जो लोअर साइड होगा, नीचे के साइड पे आपका डोम शेप का डायफ्राम प्रेजेंट होगा। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो थोरेसिक केज होता है वो केवल एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई भी मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा, उसमें कोई भी मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा, उसमें कोई भी मसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होंगी। लेकिन थोरेसिक कैविटी में क्या होता है कि आपकी जो मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम डायफ्राम बोल रहे हैं, आपका इसमें मसल्स भी आ जाती हैं, जैसे कि हमारी रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो भी आपकी थोरेसिक चैम्बर में आ जाती हैं। और जो मेम्ब्रेन की जो कवरिंग होती है, जो कवरिंग्स होती है मेम्ब्रेन की, वो भी आपकी थोरेसिक चैम्बर में आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है कि थोरेसिक कैविटी या चैम्बर में और जो थोरेसिक केज होता है उसमें ये डिफरेंस होता है, ठीक है। ये दोनों सेम चीजें नहीं है, डिफरेंट है ये, ठीक है। लेकिन बस आपकी एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी में दे रखा है थोरेसिक कैविटी के बारे में, उसमें बस इतना दे रखा है कि जो लंग्स होते हैं वो आपके थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होते हैं, जो कि एक एनाटोमिकली एक एयर टाइट चैम्बर होता है। और जो थोरेसिक चैम्बर होते हैं वो फॉर्म्ड बाय डॉर्सली आपके वर्टिब्रल कॉलम से बनते हैं, वेंट्रली आपके स्टर्नम से बनते हैं, लेटरली आपके रिब से बनते हैं और जो लोअर साइड डोम शेप डायफ्राम से बनते हैं। बस अभी एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। बट इसमें जो होता है आपका मसल्स भी आपके इंक्लूड होते हैं, मेम्ब्रेन्स भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स भी थोरेसिक चैम्बर में आ जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो डॉर्सली आपका प्रेजेंट होगा वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली प्रेजेंट होगा स्टर्नम, लेटरली प्रेजेंट होंगे रिब्स और जो लोअर साइड पे प्रेजेंट होगा वो आपका डोम शेप डायफ्राम होगा। तो लिख लो यहाँ पर डायफ्राम, जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे देखो फोटो ये बना हुआ है, ये देखो थोरेसिक कैविटी का यहाँ पर ये हमने डायग्राम दिखा रखा है। ये है आपकी थोरेसिक कैविटी, इसमें देखो नीचे के साइड पे ये डोम शेप आपका डायफ्राम दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्टर्नम होगा, लेटरल में रिब्स होंगे और पीछे के साइड पे आपके वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इस कैविटी में ये देखो लंग्स और हार्ट प्रेजेंट है। तो ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फ्रॉम फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। ये जो थोरेसिक चैम्बर है आपका, ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत एसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए, बहुत ही जरूरी है ब्रीदिंग के लिए।
एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें लिखा है एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी, जो हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जो है पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है। हम अपने लंग को डायरेक्टली छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे लंग्स हैं उनको हम डायरेक्टली छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, उनके अंदर का जो वॉल्यूम है पल्मोनरी वॉल्यूम उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे नहीं कर सकते। बॉडी इनडायरेक्ट मेथड का यूज करती है, ठीक है, जो है आपका थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर में मैंने आपको बताया कि जो लोअर साइड पे डोम शेप डायफ्राम आ जाते हैं, हमारी रिब्स आती है, रिब्स के बीच में हमारी इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और जो हमारी लंग्स की जो कवरिंग होती है, जो हमारी पैराइटल प्लूरा है, वो भी थोरेसिक चैम्बर से डायरेक्टली अटैच्ड होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारी डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जब स्ट्रेच होते हैं, खींचते हैं, तो जो लंग्स की जो कवरिंग है, जो पैराइटल प्लूरा जो आपकी थोरेसिक चैम्बर से अटैच है, तो वो भी खिंचती है, स्ट्रेच होती है। अब जो पैराइटल प्लूरा है उससे जुड़ी होती है विसरल प्लूरा, जो लंग से डायरेक्टली अटैच होती है लेयर, तो वो भी स्ट्रेच होती है। अब वो लंग से डायरेक्टली अटैच होती है तो वो लंग्स को भी स्ट्रेच कर देती है, खींच देती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके लंग्स के अंदर का भी जो मतलब लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, वो भी बढ़ जाता है। जब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। जब प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, तो हमारी जो एयर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी। एयर हमें पता है गैस जो होती है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो जो हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स में एंटर कर जाएगी। ये चीजें आपको अभी आने वाले लेक्चर्स में समझ में आएगी। एक्सपायरेशन और एक्सपायरेशन, जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी ये मैंने समझाने के लिए कहा है कि ये जो अरेंजमेंट है ये ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, पल्मोनरी प्रेशर, वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। हम डायरेक्टली लंग्स का जो मतलब लंग्स को हम छोटा या बड़ा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन, द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट कवर्स द लंग, जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है जो लंग को कवर करती है, अभी हमने पढ़ा है कि उसे बोलते हैं प्लूरा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका प्लूरा दे रखा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लूरा, ठीक है। सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन, जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो हमारे प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लूरल कैविटी किसमें होती है, जो लंग्स की कवरिंग होती है, जो लंग्स की कवरिंग होती है उसके बीच में प्लूरल कैविटी होती है। तो लंग्स एंड डायफ्राम रॉन्ग, आउटर सरफेस ऑफ लंग एंड चेस्ट वॉल ये भी रॉन्ग। टू लेयर्स ऑफ प्लूरा, ठीक है, टू लेयर्स ऑफ प्लूरा के बीच में प्लूरल कैविटी होती है जिसमें कि प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एल्वुलाई, एल्वुलाई के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। दे आर थिक वॉल्ड एंड कंटेन ब्लड वेसल, तो यहाँ पर थिक नहीं होगा, यहाँ पर थिन होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। दे आर थिन वॉल्ड एंड रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये थिन वॉल्ड होते हैं और रिचली सप्लाइड, इसमें अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, इसके अराउंड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। दे आर लाइन बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, ये रॉन्ग हो गया, इसके अराउंड ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। दे आर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन द लंग्स इज मेड अप ऑफ, अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बताना है कि किससे बने होते हैं लंग्स में, ठीक है। तो ए है एल्वुलर एपिथेलियम ओनली, कैपिलरी एंडोथेलियम ओनली, बेसमेंट मेम्ब्रेन ओनली, ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि ओनली ओनली यहाँ पर लगा हुआ है ना। तो केवल एल्वुलर एपिथेलियम से तो नहीं बने होते, केवल कैपिलरी एंडोथेलियम से तो नहीं बने होते, बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी केवल नहीं बने होते हैं। तो डी में देखते हैं एल्वुलर एपिथेलियम, यानी जो टाइप 2 निमोसाइट्स थी जिसे हम बोल रहे हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोल रहे थे, तो वो होती है आपकी एल्वुलर एपिथेलियम, ठीक है, करेक्ट है। कैपिलरी एंडोथेलियम, तो जो आपकी ब्लड कैपिलरी है उसे हम बोल रहे हैं एंडोथेलियम, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तो उसी को कह रहा है कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। और है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एल्वुलर एपिथेलियम में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे था वो
और जो आपकी ब्लड कैपिलरी थी वो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करेगी, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी एल्वेलर एपिथेलियम भी होगा, कैपिलरी एंडोथेलियम भी होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। द थोरैसिक कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय, ठीक है, जो थोरैसिक कैविटी होती है वो एब्डोमिनल कैविटी से किसके थ्रू सेपरेट होती है, सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय, बताना है आपको। ए है रिब्स, बी है लैरिंग्स, सी है डायफ्राम, डी है लंग्स। तो हमें पता है कि जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है, थोरैसिक कैविटी में यहाँ पर लोअर साइड में डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और इसके नीचे हमारी जो होती है एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में ये डोम शेप डायफ्राम जो स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, डायफ्राम, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।